नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। जो कि जो ये वीडियो है, तो आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन में। क्या टॉपिक है? संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएँ। क्या है साथियों? संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएँ, ये टॉपिक है हमारा और आज इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न टॉपिक इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। तो जो ये संज्ञा प्रकरण है साथियों, हम आपको बता दें इस संस्कृत व्याकरण की संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा प्रकरण ये होता क्या है या संज्ञाएं संस्कृत की होती क्या है, इसे समझने के लिए तो साथियों देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, ये संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? वरदराज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, जो वरदराज द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ के अपने इस ग्रंथ में बताया, क्या बताया? जो संस्कृत व्याकरण के प्रमुख पद होते हैं, ठीक है, क्या? संस्कृत व्याकरण के प्रमुख पद, संस्कृत व्याकरण के प्रमुख पद जैसे वृद्धि, गुण, स्थानी, आदेश, है ना, निष्ठा, सर्वनाम, अनुनासिक और भी संयोग, सवर्ण, ये जो सब पद होते हैं संस्कृत व्याकरण के, इनकी परिभाषाओं को हम कैसे समझेंगे? इनके सूत्र अपने इस ग्रंथ में बताए हैं वरदराज ने, ठीक है ना। और इन्हीं पदों से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी संज्ञा होती है ना। आपको कह देगा वृद्धिरादेच में कौन सी संज्ञा होती है, तो आपको बताना पड़ेगा वृद्धि संज्ञा होती है ना। या आपसे पूछ लेगा त्यागः, ठीक है, त्यागः में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि त्यागः में कौन सा आ है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं हैं, इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहली जो संज्ञा है इसको समझेंगे। तो सबसे पहली संज्ञा है साथियों, क्या? वृद्धि संज्ञा। क्या है? वृद्धि संज्ञा। और हम साथियों सभी संज्ञाओं को ना पढ़कर केवल महत्वपूर्ण संज्ञाओं को पढ़ेंगे। तो अगर हम वृद्धि संज्ञा की बात करें, इसकी वृद्धि संज्ञा की बात करेंगे, तो वृद्धि संज्ञा में इसका सूत्र देखेंगे, तो इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रादैच। क्या है इसका सूत्र? है, इधर हम लिख देते हैं वृद्धि रादैच। तो ये इसका सूत्र है। और अगर हम इसका इस सूत्र का विच्छेद करें, पदच्छेद कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, फिर आत, फिर एच, ठीक है ना। इस तरीके से इसका ये वृद्धि ही और आत और एच, इस तरीके से इसका पदच्छेद होगा। और आत का मतलब हो जाता है आ, है ना। और एच का मतलब क्या हो जाता है? ए और औ, ठीक है, प्रत्याहारों से ये क्या हो जाता है? ए और औ हो जाता है। तो अब इधर से ये तीन वर्ण निकल के आए कि नहीं आए? तीन वर्ण निकल के आए ना साथियों। तो बस हमें अब यही इधर समझना है कि आ, अब इधर से हम क्या लिखेंगे? आ, ए और औ में कौन सी संज्ञा होती है? में वृद्धि संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है साथियों? वृद्धि संज्ञा होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, अगर हम इधर से उदाहरण समझने की कोशिश करें, तो उदाहरण में हमने देखा त्यागः,
ठीक है, त्यागः, ठीक है। तो अब त्यागः में जो आ है, ठीक है, इधर ये आ है ना, आ, ठीक। और सदैव की बात करेंगे तो सदैव में क्या है, ए है ना, ए इधर। और इसके बाद महौषधि, ठीक है, महौषधि में औ की बात करेंगे, इधर औ है ना, तो इनमें कौन सी संज्ञा होगी, ये सभी वृद्धि संज्ञा वाले हैं, ठीक है। में औ कौन सी है, इनमें सभी में वृद्धि संज्ञा होगी, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद है वृद्धि संज्ञा के बारे में सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गुण संज्ञा की। किसकी बात करेंगे साथियों, अब हम बात करेंगे गुण संज्ञा की। नंबर दूसरी संज्ञा हम बात करेंगे गुण संज्ञा, ठीक है। और गुण संज्ञा की अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है साथियों, इसका सूत्र होता है अदेंग गुणः। क्या होता है, इसका सूत्र होता है अदेंग गुणः, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इसका सूत्र है, किसका, गुण संज्ञा का। ये गुण संज्ञा का सूत्र हो गया अदेंग गुणः। अब इसका जब हम पदच्छेद करेंगे, जब इसका पदच्छेद करते हैं हम गुण संज्ञा का सूत्र का, तो क्या हो जाएगा, अत एंग और गुणा। क्या हो जाएगा, अत फिर एंग फिर गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका पदच्छेद। अब अत का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अत का मतलब, अब देखिए वृद्धि में आत था और इधर क्या है, अत है, हमने आपको बताया था इधर आत, ठीक है। अब इधर क्या है, अत है। तो अब साथियों जो ये अत है, अत का मतलब क्या होता है, छोटा आ होता है। क्या होता है, अत का मतलब छोटा आ, ठीक है। एंग का मतलब ए होता है और ओ होता है, और मतलब आ ए ओ क्या होते हैं, गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। तो अब ये जो तीन वर्ण निकल के आए इधर से, कौन कौन, आ ए ओ, इनमें कौन सी संज्ञा होगी साथियों, गुण संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कह दिया महेशः, क्या कह दिया उदाहरण, उदाहरण में हमने कह दिया महेशः, उदाहरण में हमने कह दिया महेशः, ठीक है। तो अब महेशा में क्या है, ये ए है, ये नहीं है, तो महेशा में ए हो गया, है ना। और महेशा में ए के बाद अगर हम बात कर दें सूर्योदय है या सूर्योदय, है ना, ये इधर से ऐसे आएगी सूर्योदय, तो इसमें क्या है, ये ओ है इधर, है ना, सूर्य धनोदय, ओ हो जाएगा, महाधनीश, तो महेश, है ना। ऐसे ही आगे देखेंगे महर्षि, सप्तर्षि, है ना, तो महर्षि में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना, महर्षि में आ इधर, है ना, और रा भी होता है, लेकिन आ इधर देखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये सब इनमें क्या होती है, कौन सी संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है, आ ए ओ, ये आपको याद रखना है। तो ये दो संज्ञाएं उम्मीद है सभी को समझ में आई होंगी। इसके बाद अगली संज्ञा देखेंगे हम, संयोग संज्ञा। कौन सी, तीसरी संज्ञा, इंपॉर्टेंट संज्ञा है संयोग संज्ञा। हम केवल महत्वपूर्ण संज्ञाओं पर ही चर्चा करेंगे साथियों। संयोग संज्ञा, तो संयोग संज्ञा के लिए क्या होता है सूत्र, हलो अनंतरः संयोगः, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, हलो, इसका सूत्र अलग कलर से लिखते हैं, हलो हलो अनंतरः, हलो अनंतरः संयोगः, ये सूत्र है इसका। और इसका अगर हम पदच्छेद कर दें तो इसका पदच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, इसका पदच्छेद हम लोग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, हलः, हलः, फिर इसके बाद अनंतरः, फिर इसके बाद संयोगः,
हलः अनंतरः फिर संयोगः, है ना। अब देखिए, अब जब हम इसका अर्थ निकालेंगे, इसका इसी सूत्र का अर्थ निकालेंगे हम, अर्थ निकालेंगे जब हम सूत्र का, तो इस सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? इस सूत्र का अर्थ हो जाएगा साथियों, दो या दो से अधिक। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन होता है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? हल का मतलब व्यंजन होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक व्यंजन, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर ना हो, है ना, जिनके बीच में कोई स्वर ना आए, है ना, कोई स्वर ना आए, तो उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। तो वहां पर संयोग संज्ञा होगी। तो वहां पर संयोग संज्ञा होगी। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे उदाहरण समझते हैं एक दो। तो अगर हम इधर से उदाहरण समझें, तो उदाहरण के लिए देखें क्या, उदाहरण के लिए हमने देखा अग्नि। क्या देखा? अग्नि देखा हमने। तो अग्नि में इधर क्या है? गा है ना। फिर इसके बाद क्या है? ना है। इन दोनों का संयोग है, तो अब इसके बीच में कोई स्वर तो है नहीं है, तो इधर क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब अगला उदाहरण देखें, तो अगला उदाहरण पुष्प। क्या है? पुष्प। तो पुष्प में अगर देखेंगे, तो इधर क्या है? ये सा है ना। फिर इधर क्या है? ये पा है। इन दोनों का मेल है, मतलब इन दोनों का संयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी? उसमें भी ये संयोग संज्ञा होगी। मतलब जिन व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना आए, जब वो व्यंजन मिलते हैं, तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है साथियों? संयोग संज्ञा होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अब बात करेंगे अनुनासिक संज्ञा की, ठीक है। क्या है? अनुनासिक संज्ञा की। तो अनुनासिक संज्ञा के बारे में सब लोग जानते होंगे कि जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। और जैसे अंग, अंगा, इयम, गण, नम, ठीक है। मतलब वर्गों के पांचवें वर्ण, है ना, काका गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाटा राणा, ताता दादा पापा माँ। और अंग जो ये होता है, ये क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो ये तो सभी लोग समझ जाएंगे। और जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं, तो वो अननुनासिक कहलाते हैं या निरनुनासिक कहलाते हैं। जैसे का खा गा गा चा छा जा, तो ये सब क्या कहलाते हैं? अननुनासिक या निरनुनासिक, है ना। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या, आगे हम देखते हैं सवर्ण संज्ञा। कौन सी संज्ञा साथी? जो चौथी संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा। तो इधर से सवर्ण संज्ञा हम देखते हैं। सवर्ण संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका सूत्र देखेंगे सवर्ण संज्ञा का। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या होता है? सवर्ण संज्ञा का सूत्र होता है तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम। क्या होता है? तुल्याश्च प्रयत्नम, तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम, ये इसका सूत्र होता है। अब अगर हम इसका पदच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हम समझ लेते हैं। इसका पदच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? तुल्य, फिर अश्य आश्य, ठीक है, फिर प्रयत्नम, फिर सवर्णम, ठीक। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ अगर हम जानने की कोशिश करें, इसका अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करें, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? इसका अर्थ हो जाएगा जिन दो या दो से अधिक, है ना, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के क्या हों? वर्णों के
कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान, ये कंठ तालु क्या है? उच्चारण स्थान है, समान हो तो वे क्या होते हैं? सवर्णी होते हैं। 2 से अधिक वर्णों के कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान, ठीक है, तथा आभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो वे परस्पर सवर्णी होते हैं। कैसे होते हैं? सवर्णी होते हैं। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। और उदाहरण इसका देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? रमाधन अपि, ठीक है, क्या है? रमाधन अपि। और अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो रमापि हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये क्या हो जाएगा? थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, रमापि क्या हो जाएगा? रमापि हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या है? आ और आ समान है कि नहीं है? है ना। अब जैसे बात करेंगे मुनि धन ईसा, तो क्या हो जाएगा? मुनीसा। तो अब इधर क्या हो जाएगा? ई और ई, है ना। इधर क्या है लास्ट में? ई। इधर क्या है? बड़ी ई। इधर क्या है? बड़ा रमा। और इधर आ, है ना। तो जो ये समान वर्ण हैं, ये क्या है? इनके कंठ तालु उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है। इस वजह से ये सवर्णी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? सवर्णी हो जाते हैं। और यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है साथियों? सवर्ण संज्ञा होती है। तो उम्मीद है संज्ञा प्रकरण का इतना भाग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसके आगे की संज्ञाएं हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।